विद्यार्थियों, बायोलॉजी के अध्याय 2 का प्रारंभ हमने पिछले वीडियो में किया था और अध्याय 2 और अध्याय 3 में जिन जिन शीर्षकों का हम अध्ययन करेंगे उसको समराइज भी हमने किया था। मैंने आपको बताया था ये हमने पुष्प की संरचना हमने पहले अध्याय के अंतिम टॉपिक के अंतर्गत पढ़ लिया था। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोग इस पुंकेसर या लघु बीजाणुपर्ण से लेकर परागकणों या लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है यहाँ तक इसका अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, तो जैसे आपको बताया था मैंने कि पुष्पी पादपों का नर जननांग पुमंग कहलाता है। पुमंग स्वयं पुंकेसरों का समूह होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पुंकेसर नर जननांग की इकाई है पुंकेसर। और पुंकेसर का दूसरा नाम लघु बीजाणुपर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल है। माइक्रोस्पोरोफिल है। ठीक है, अब इस पुंकेसर की संरचना को हम लोग देखते हैं। तो इस पुंकेसर की ये चित्र है पुंकेसर का। इसमें ये इसका आधारीय डंठलनुमा भाग है जिसके लिए नाम यहाँ पे लिखा है फिलामेंट या स्टाक, और इसका शीर्षस्थ फूला हुआ भाग एंथर या परागकोश। इसका संशोधन भी मैंने आपको करवाया था कि अपने राजस्थान बोर्ड की पाठ्य पुस्तक में इसके लिए नाम पोलेनसेक दिया हुआ था, इसको एंथर करवाया। राजस्थान बोर्ड में एक और इसका संरचना में एक और भाग बताते हैं, ये जॉइंट जो है उसको बोला यूजी। इसी परागकोश का अनुप्रस्थ काट देखें तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये दो पालियों में विभक्त है। गहरी अनुलंब खांच इसको दो पालियों में विभक्त कर रही है, एक इस तरफ एक इस तरफ, दो पालियाँ। और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ हैं, ये एक, ये दो, इसी प्रकार से इधर भी दो कोष्ठ हैं। ठीक है, इसका मतलब कुल 4 कोष्ठ हैं। और चारों कोष्ठों में जो गोल गोल संरचना है उसको हम लोग लघु बीजाणुधानी या परागपुट या पोलेनसेक बोलते हैं। और इसके अंदर परागकणों का निर्माण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको। अब जो मुख्य बात है, इस लघु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है, इसको आगे देखते हैं। तो ये चित्र आपके राजस्थान बोर्ड की, अपनी राजस्थान बोर्ड की पाठ्य पुस्तक में ये चित्र है। ये अनुप्रस्थ काट में लगभग चतुष्कोणीय जैसा परागकोश दिखाई दे रहा है। इस चित्र की पर चर्चा कर रहा हूँ मैं। और इसके ठीक बीचों बीच ये योजी या कनेक्टिव लिखा है इंग्लिश में इसको। और ये चारों कोणों में जो गोल गोल संरचना है उसके लिए अंग्रेजी में नाम रहेगा आपके माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी के अंदर बीजाणुजन उत्तक पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे नाम दिया गया है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। अब इस लघु बीजाणुधानी की संरचना देखें तो इसकी दीवार 4 स्तरीय बनती है। 4 स्तरीय दीवार, इसको जूम करके इस चित्र में दिखाया गया है। यहाँ से देखते हैं इस चित्र में, बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं तो सबसे बाहरी परत है एपिडर्मिस, जिसको बाह्य त्वचा कहते हैं। एक स्तरीय परत है, सुरक्षात्मक आवरण है। दूसरी परत का नाम एंडोथीशियम, और ये भी एक स्तरीय परत है। इसकी विशेषता है
कि इसकी स्पर्श रेखीय भित्तियों में अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियाँ पाई जाती हैं, और अल्फा सेलुलोज जम जाने के कारण जो रेशेदार पट्टियाँ बनती है यू आकृति की होती हैं। ये अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियाँ आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है। तो जब ये परिपक्व हो जाता है परागकोश, तो वायुमंडलीय नमी को अवशोषित कर कर एंडोथीशियम की कोशिकाएं फूल जाती है। आर्द्रताग्राही है तो नमी को अवशोषित करके फूल जाएंगी। इस डायग्राम में जो पिंक कलर में जो फूली हुई संरचनाएं दिख रही हैं, ये एंडोथीशियम की ही कोशिकाएं जो फूल गई हैं। फूलने के कारण से ये फूट जाती हैं, टूट जाती हैं, जिससे परागकोश का स्फुटन हो जाता है। स्फुटन मतलब टूट जाना, फूट जाना। उसके कारण अंदर जो परागकण जो बनते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। तो परागकोश के स्फुटन में इस एंडोथीशियम परत की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर आती है ये मिडल लेयर या मध्य परत। मध्य परत बहुस्तरीय परत है, 2 से 3 स्तरीय कोशिकाएं पाई जाती हैं इनमें। वो परत है। मध्य परत की कोशिकाएं अल्पजीवी होती हैं और परिपक्व परागकोश में इनका अभाव होता है। फिर सबसे आंतरिक परत जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए नाम ये है चौथी परत टेपेटम। टेपेटम की कोशिकाएं बहुकेंद्र की होती हैं और सघन जीवद्रव्य युक्त होती हैं। ये इनका मुख्य कार्य है कि अंदर जो इसमें जैसे माइक्रोस्पोर मदर से लिखा है, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं, इनमें अर्धसूत्री विभाजन से जो परागकण या लघु बीजाणु बनेंगे, उन परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य इस टेपेटम की कोशिकाओं का है, मुख्य कार्य। टेपेटम मुख्य के अन्य कार्य को अभी हम लोग बारी बारी उल्लेख करेंगे। तो ये मेन कार्य इसका पोषण प्रदान करना है लघु बीजाणुओं को। टेपेटम मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक शब्द आता है स्रावी प्रकार का और दूसरा आता है अमीबीय प्रकार का। स्रावी और अमीबीय, तो उन पर भी चर्चा करते हैं कि स्रावी और अमीबीय में क्या क्या अंतर होगा। पुराने वीडियो पूरे साफ नहीं बनने की ऐसी शिकायतें आ रही थी, तो प्रयास कर रहा हूँ कुछ नए तरीक़ों से और थोड़ा स्पष्ट हो। आपसे निवेदन है कि YouTube पर जब आप इन वीडियो को देखें तो YouTube में जो वीडियो की सेटिंग है उसमें जो अधिकतम पिक्सल का जो रहता है उसमें आप देखेंगे तो थोड़ा स्पष्ट दिखाई देगा। मैं कह रहा था कि टेपेटम 2 प्रकार के, स्रावी प्रकार का और दूसरा अमीबीय। अमीबीय के लिए पेरीप्लाज्मोडियल भी शब्द आता है, पेरीप्लाज्मोडियल और स्रावी। स्रावी प्रकार के टेपेटम में क्या होता है कि जो पोषक पदार्थ है वो टेपेटम की कोशिकाओं से थोड़ी थोड़ी मात्रा में रिस कर लघु बीजाणु धानी के अंदर आते रहते हैं। ये टेपेटम की कोशिकाएं, तो इनसे पोषक पदार्थ थोड़ी थोड़ी मात्रा में रिस कर लघु बीजाणु धानी में जाते रहते हैं। वो स्रावी प्रकार के, ज़्यादातर पादपों में ऐसा ही टेपेटम होता है। अमीबीय प्रकार के टेपेटम में टेपेटम की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। टेपेटम की कोशिकाएं नष्ट हो गई और वो अपना संपूर्ण जीव द्रव्य और केंद्रक से लघु बीजाणु धानियों को भर देते हैं। तो एक प्रकार से जो परागकण या लघु बीजाणु उसमें बनते हैं वो पोषक पदार्थ के अंदर तैरते रहते हैं। ये अमीबीय प्रकार का टेपेटम होता है। अब टेपेटम के कार्यों पर चर्चा करें तो मुख्य कार्य आपको बताया था मैंने,
कि पोषण प्रदान करना है लघु बीजाणुओं को, या जिनको हम लोग परागकण कहते हैं। तो पहला कार्य परागकणों को पोषण प्रदान करना। इसके अलावा भी कुछ कार्य हम लोग करेंगे, पर चर्चा करते हैं। दूसरा इसका कार्य कि जो परागकण की हम लोग संरचना देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसका जो बहिष्चोल है, सबसे बाहर वाले जो परत है उसको बहिष्चोल कहते हैं। बहिष्चोल जो है वो अत्यधिक कठोर होता है। उसमें स्पोरोपोलेनिन नाम का एक अत्यधिक प्रतिरोधक कार्बनिक यौगिक पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन आज तक का ज्ञात सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक यौगिक है। इस पर उच्च तापमान का, निम्न तापमान का, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, ऐसी चरम परिस्थितियों का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसी के कारण से परागकण, इसकी उपस्थिति के कारण से परागकणों का बहिष्चोल जो है, सबसे बाहर वाला आवरण अत्यधिक कठोर होता है, और उसके कारण से ही ये परागकण जीवाश्म के रूप में भी सुरक्षित पाए गए हैं। अनेक जगह खुदाई के द्वारा जब खुदाई की गई आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा, तो वहाँ पे भी परागकण सुरक्षित रूप में पाए गए हैं। तो ये इसकी विशेषता है। ये स्पोरोपोलेनिन भी टेपेटम द्वारा प्रदान किया जाता है उनको। एक संरचना होती है प्रोयूबिस्काय, उस पर जब स्पोरोपोलेनिन जम जाता है तो वो यूबिस्काय में बदल जाता है, और यूबिस्काय बहिष्चोल का निर्माण का कार्य करता है। अब जो परागकणों के प्रारंभिक विकास के लिए, या जो लघु बीजाणु, परागकण एक ही अर्थ है कि प्रारंभिक विकास के लिए इंडोल एसिटिक एसिड की आवश्यकता होती है। इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको ऑक्सिन भी बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, तब वो भी टेपेटम प्रदान करता है। इसलिए यदि किसी अपरिपक्व पराग कोश के टेपेटम को नष्ट कर दिया जाता है तो उनमें लघु बीजाणुओं का निर्माण ही नहीं होता है। फिर जो कीट परागित पादप होते हैं, जिनमें परागण कीटों द्वारा होता है, उनके परागकण चिपचिपे होते हैं ताकि वो उन कीटों के शरीर से आसानी से चिपक जाएं। तितली है, भ्रमर है और मधुमक्खी है, उनके शरीर से चिपकने के लिए तेलीय चिपचिपा पदार्थ होता है, उसका नाम है पोलन किट। तो ये पोलन किट का स्राव भी, या पोलन किट को उपलब्ध कराने का कार्य भी टेपेटम का है। पोलन किट तेलीय चिपचिपा पदार्थ है, ठीक है। फिर जो परागकण प्रारंभिक अवस्था में जो परागकण बनते हैं, अगला टॉपिक हम लोग वो पढ़ेंगे, लघु बीजाणु जनन। उसमें हम देखेंगे कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 लघु बीजाणु बनते हैं या परागकण बनते हैं। ये चारों आपस में चिपके हुए रहते हैं। तो वो जिस पदार्थ की सहायता से चिपके हुए रहते हैं उसका नाम है केलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट। टेपेटम केलेज एंजाइम स्रावित करता है, जो उस केलोज को गला देता है, जिससे परागकण चतुष्क के चारों सदस्य अलग अलग होकर परागकण बन जाते हैं। तो ये केलेज एंजाइम स्रावित करना भी इसका एक कार्य हुआ। फिर एक अति महत्वपूर्ण कार्य है कि इसके द्वारा परागकणों को संगतता, असंगतता को निर्धारण करने वाली प्रोटीन उपलब्ध कराता है। संगतता असंगतता का अर्थ है कि परागकण जब किसी माध्यम की सहायता से अपने सजातीय या किसी विजातीय पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो वहाँ पे वो अंकुरित होगा या नहीं होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस पुष्प के वर्तिकाग्र और परागकण के बहिष्चोल में कुछ रसायन होता है। ये रसायन वही है संगतता असंगतता वाली प्रोटीन। इनके बीच में केमिकल रिएक्शन जब सफल हो जाता है तब तो इसका मतलब वो संगत है।
संगत है मतलब वो एक ही जाति के सजाती हैं परागकण, ऐसे परागकणों को अंकुरित होने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। जैसे सरसों के परागकण यदि सरसों के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तब तो वहाँ पे अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन वही सरसों के परागकण यदि गेहूँ के वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे तो वहाँ पे अंकुरित नहीं होंगे। उसका कारण ये है कि वो वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होती है वर्तिकाग्र और परागकणों के बीच में, और उसमें जो रासायनिक अभिक्रिया जिन रसायनों के मध्य होती है वो उसके लिए नाम हमने लिखा है संगतता असंगतता वाली प्रोटीन। ये उसे इसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है परागकणों द्वारा, टेपेटम द्वारा। तो ये टेपेटम के कार्य हो गए। लघु बीजाणुधानी की संरचना हो गई। अब है लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, जो इसको पुनः हम लोग ई पाठशाला वाले ऐप में देखते हैं। यहाँ पे कि इस चित्र में हमने देखा कि यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखा हुआ है और इस पहले वाले चित्र में लिखा है स्पोरोजेनस टिश्यू। तो जो अपरिपक्व परागकोश होता है उसकी लघु बीजाणुधानियों के अंदर बीजाणुजन उत्तक बराबर रहता है। बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका अपने में एक सक्षम लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है। ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका, जिसको परागकण मातृ कोशिका भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। इस परागकण मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक परागकण मातृ कोशिका से 4 परागकण या लघु बीजाणु बनते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ये चारों परागकण या चारों लघु बीजाणु आपस में चिपके हुए रहते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था कैलोज की सहायता से चिपके रहते हैं, और उनको परागकण चतुष्क या लघु बीजाणु चतुष्क की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में इसमें लिखा है माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो उस प्रक्रिया को जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, अब जो परागकण या लघु बीजाणु बने हैं वो प्रारंभ में 4-4 के समूह में जुड़े हुए रहते हैं। इसको आपको राजस्थान बोर्ड की किताब से आपको दिखाता हूँ। ये लघु बीजाणु चतुष्क हैं, 4-4 के समूह में विभिन्न आकृतियों में विन्यासित रहते हैं। इसका आधार पर इनके विभिन्न विभिन्न नाम हैं। विन्यास अधिकांश पादपों में चतुष्फलक की आकृति में रहते हैं। तो ये चतुष्फलक के 3 आगे दिखाई दे रहे हैं, पीछे की तरफ है। ठीक है, फिर ये दूसरी जो आकृति है वो समद्विपार्श्विक, 2-2 समान रूप से पार्श्व में। ठीक है, तीसरे प्रकार को क्रॉसित बोला है। ये जो नीचे वाले 2 हैं इससे समद्विपार्श्विक के ये 90 डिग्री के कोण पर घूम गए, तो ऐसे हो गया। ये टी आकार का, और ये लास्ट वाला रेखिक प्रकार से एक के ऊपर एक 4। तो इन सब के बीच में जो जॉइंट है वो जॉइंट है केलोज के कारण से। केलोज को गलाने का कार्य केलेज एंजाइम करता है, ये हमने चर्चा की थी। ठीक है, अब परागकण की संरचना देखें हम लोग, तो ये आपको दिख रही है। विभिन्न पादपों के परागकण विशिष्ट आकृति कहते हैं, अलग अलग आकृति है इनकी। ये गेहूं का बीज जैसा लग रहा है, लेकिन ये परागकण है। देखो, किसी में कांटेदार संरचना है, किसी में धारीदार संरचना है, किसी में अलग अलग संरचना है। ये जाति विशिष्ट होती है संरचनाएं। और इसका ये जो सबसे बाहरी आवरण है ये अत्यधिक कठोर होता है, अभी आपको बताया स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति के कारण से। ठीक है, विभिन्न अलंकरण होते हैं इनमें, विभिन्न डिज़ाइंस होती हैं। तो ये बीजाणु, इनका निर्माण की चर्चा हमने की। ठीक है, अब 2 महत्वपूर्ण चीज़ आपकी राजस्थान बोर्ड की किताब में और है। ये कुछ परिभाषाएं हैं अलग से स्पेशल,
महत्वपूर्ण है। एक नाम है पोलिनियम या परागपिंड कहते हैं। कुछ पादपों के परागकण परस्पर मिलकर एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं। ये संरचना ये है पोलिनिया या परागपिंड। ये आँख में मिलता है। आँख अपने राजस्थान में खूब होता है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा उसका नाम है। फिर लिखा है कि ड्रोसेरा और टाइफा आदि में अनेक परागकण चतुष्क मिलकर संयुक्त परागकण बनाते हैं। यदि एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु हो तो उस स्थिति को पॉलीस्पोरी या बहुबीजाणुता कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये 3 छोटे छोटे पॉइंट्स है। एक तो पोलिनियम, एक है कंपाउंड पोलन ग्रेन या संयुक्त परागकण, तीसरा है बहुबीजाणुता। इसमें ये पोलिनियम का प्रश्न है, हाँ, एक आध बार बोर्ड परीक्षा में भी आया हुआ है। ये इसका चित्र है। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। अपने वायदे के अनुरूप मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है। इसकी संरचना और फिर इनसे नर युग्मकोद्भिद कैसे बनता है, ये खुद नर युग्मकोद्भिद है, यानी 3 कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, इस पर चर्चा कल विस्तार से हम लोग करेंगे। धन्यवाद।